नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर वाइज प्री वाई क्यू की सीरीज़। जैसे हमने साइंस की करी थी, हिस्ट्री करी थी, वैसे ही अब है बारी पॉलिटी की। तो इस वीडियो के अंदर हम सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं सीडीएस एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में, सीएपीएफ एग्जाम में और सीएससी वगैरह सीआईएसएफ के एग्जाम में। तो टोटल 63 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं इस टॉपिक से, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पूछा सीडीएस 2020 के अंदर। क्या पूछ लिया भाई कि एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पे। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव। BN राव जो थे ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सीडीएस 2020 के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पूछा है सीडीएस 2017 के एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, BN राव। BN राव ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, वो क्या थे, वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो, BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बट ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वर BR अम्बेडकर हु वाज द चेयरमैन, N गोपाल स्वामी, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, और ये लोग जो थे ये सारे लोग थे। ठीक है, तो BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे, ना कि मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सीडीएस 2016 से। देखो क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज ये आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों ये सही है। देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोला, द असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारे इंडियन पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत है उसमें के अंदर बहुत ही क्लियरली दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। ये कह रहा है कि द इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज उस टाइम पे नहीं आया था। अगला क्या था, द स्कीम ऑफ इलेक्शन वाज लेड डाउन बाय द कैबिनेट डेलीगेशन। तो ये सही है। और जो फोर्थ क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंट बॉटन प्लान। तो ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट बिकॉज द इलेक्शन वर नॉट हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इलेक्टेड मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो मेंबर इलेक्ट हुए थे वो इनडायरेक्टली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा ही इलेक्ट हो गए थे, हु वर देमसेल्फ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट वाज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंट बैटन प्लान। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सीडीएस 2016 के अंदर ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये सीडीएस 2015 के अंदर पूछा है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज या आर करेक्ट। उनमें से बता दो कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अगला कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये दोस्तों गलत है, वहाँ पे प्रिंसली स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी था। ठीक है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगला कह रहा है द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। ऐसा भी नहीं था दोस्तों, जो पब्लिक डिस्कोर्स था उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये फोर्थ क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वर सॉलिसिटेटेड फ्रॉम द पब्लिक। ये सही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत के अंदर, तो आपको ये जो स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो ये लाइन बाय लाइन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, मैं वहाँ पे यहाँ पे सोर्स की वीडियो भी डाल सकता था, मतलब उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा सकता था, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता, तो उससे क्या होता है बाकी के चैप्टर्स कवर नहीं हो पाते। तो ये चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज जो है इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखो सीडीएस 1 2014 के अंदर पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन का कौन सा इसमें से प्रपोजल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ड टू सुपरवाइज द अफेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा कुछ भी प्रपोजल नहीं था यहाँ पे 1946 में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड on March 24, 1946. Its objective were to devise machinery to draw up the constitution of independent India and make arrangement for an interim government. The mission was like a declaration of India's independence. The British government supervising the affair of the Constituent Assembly was not an aim of the mission. ठीक है,
ओके, आगे बात करते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है दोस्तों, ये लिस्ट जो है ये इधर उधर हो गई है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कि यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ पर्सनस है, ठीक है, लिस्ट ऑफ पर्सन है, उसके बाद क्या है कमिटी है, ठीक है, रोल है उनका, बेसिकली क्या क्या रोल था। तो यहाँ पे देख सकते हो, सीधे आप ये की कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि जो राजेंद्र प्रसाद थे उनका क्या रोल था, ही वॉज चेयरमैन ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद अम्बेडकर साहब जो क्या थे, वो चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। उसके बाद एच सी मुखर्जी क्या थे, ये वाइस चेयरमैन थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो ये जो है ये लिस्ट आप याद कर लेना बस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सीडीएस 1 2014 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वीन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ सब कमेटी हेडेड बाय गोपीनाथ बरदोलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वॉज या वर मेड बाय द कमेटी। तो इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, बेसिकली ये पूछते हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 2 and 3 ओनली, यहाँ पे देख सकते हो 2 and 3 ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, 6th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये जो था ये इस कमेटी के अंदर था। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम सॉल्यूशंस में, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि द गोपीनाथ बरदोलाई कमेटी डिड नॉट रिकमेंड द 5th शेड्यूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। द 5th शेड्यूल pertains टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। देर इज ऑल्सो नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द कमिटी रिकमेंडिंग डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। द कमिटी रिकमेंडेड द 6th शेड्यूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इस कमेटी ने 6th शेड्यूल की रिकमेंडेशन करी थी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रिकमेंडेशन करी थी आसाम वाले एरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी इस कमेटी के बारे में आप डिटेल से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है सीडीएस 2 2011 का, क्या कह रहा है भाई कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946. With the withdrawal of Muslim League from the Constituent Assembly, it turned out that the majority of assembly members were also members of Congress. Under that circumstance, how was the Constituent Assembly given a broader social basis? तो भाई ये जो क्वेश्चन 2011 का पूछा है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है सॉरी। बाय टेकिंग इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड आस्किंग फॉर रिटर्न सबमिशंस फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, ये जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो आराम से। आगे बात करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये CISF LDC का क्वेश्चन है 2021 का। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1, तो 26 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट मतलब लागू हो गया था ये, ठीक है। लेकिन सेलिब्रेट हम कब करते हैं, 26 नवंबर, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कंसेप्ट। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन CISF 2015, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने किया भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन CISF LDC 2012 का, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या पे यहाँ पे वो हुई थी, संगठित हुई थी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों NDA 2 2007 के अंदर पूछा गया है, क्या पूछा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, की कितनी लिमिट है भैया, तो 500 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा इज द पॉपुलर हाउस ऑफ स्टेट legislator and its members are chosen by direct election on the basis of adult suffrage from territorial constituency, आर्टिकल 170 के तहत। द नंबर ऑफ मेंबर्स रेंजेस बिटवीन 60 से 500 के बीच में जो नंबर है ये होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 170 यहाँ पे आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं NDA 2009 के अंदर क्या पूछ लिया इसने कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द असेंबली, तो बहुत सिंपल है BN राव, ऑप्शन नंबर डी BN राव, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PYQ से हमें थोड़ा बहुत नज़र लग जाता है। ये BN राव जो है ये अभी ऊपर भी कई सारे UPSC के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा है और यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया NDA के अंदर कि एडवाइजर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी BN राव। इसलिए दोस्तों PYQ जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन है हमारा एनडीए डे 2022 से, क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इतना देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब आया था? 13 दिसंबर 1946 में, इंट्रोड्यूस बाय JL नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। CAPF 2014 के अंदर क्या पूछ लिया भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये प्रियम्बल से पूछ लिया। खैर, तो इसमें देखो इसने बोला कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। तो ये फोर्थ को हटा के सारी सही है। फोर्थ क्या कह रहा है? द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रियम्बल के अंदर नहीं है। ठीक है, वो किस में है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बाकी सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय JL नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। सही बात है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। ये भी आता है क्वेश्चन। द वर्ल्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर अडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इस केवल अमेंडमेंट से ही ना दोस्तों, ये जो 42nd अमेंडमेंट है यहाँ से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हैं UPSC ने। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस अमेंडमेंट को भी पढ़ लेना। खैर, आगे बात करते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो कवर ही हो जाएगा। CDS 1 2020 के अंदर क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वाज गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये BR अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन पढ़ सकते हो आप, क्यों बोला था। आगे बात करते हैं CDS 2 2018 के अंदर। इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज ये आर करेक्ट। तो बता दो इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो ये तीनों ही सही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंस्पायर्ड द शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। अगला कह रहा है कि इट वॉज नॉट जस्ट अ रेजोल्यूशन बट अ डिक्लेरेशन, अ फर्म रिजॉल्व एंड अ प्लेज। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। आगे बात करते हैं CDS 1 2014 के अंदर क्या बोल दिया भाई कि द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज़ नॉट अ contrivance to install any particular party in power as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. The above passage of Constituent Assembly debate is attributed to whom? तो भैया ये BR अम्बेडकर जी ने बोला था, ये इतना बड़ा। ठीक है, तो ये 2014 के अंदर पूछा है CDS के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल, BR अम्बेडकर साहब। CDS 2008 के अंदर पूछा गया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन CAPF 2006 से क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगला कह रहा है कि द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग ऑन 26 दिसंबर 1911 एट कैलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन CAPF 2015 से आ रहा है। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इनमें से बता दो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, कंसेंसस एंड अकोमोडेशन। ये जो है ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑस्टिन वॉज अ रिनोन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर highlighted the unique aspect of India's constitution making process. According to him, the most significant contribution of India to constitution was the consensus and accommodation. He emphasized that the entire process of drafting the constitution was marked by an Indian style of politics characterized by consensus and accommodation. He also argued that India's achievement in fashioning an effective modern constitution was founded in the ideals of consensus and accommodation. ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने ही बोला है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। CDS 1 2019 के अंदर क्या बोला है? Which of the following statement about Alladi Krishna Swamy Iyer as drafting member of the Constitution of India are correct? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि 1 and 2 ओनली यही स्टेटमेंट सही है। ही फेवर्ड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द
इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही फेल्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ये हमारी इनकरेक्ट है। ही बिलीव इन द डोमिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी, नहीं ऐसा क्यों करेंगे, ये तो कॉमन सेंस से भी आदमी एलिमिनेट कर सकता है। ही फेवर्ड अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो ये भी आप कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते थे कि डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट को क्यों ही प्रमोट करेंगे उस टाइप के लोग जो हम अभी आज़ादी से निकल के आए हैं। आगे बात करते हैं। एनडीए 2014 के अंदर क्या बोलती है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज नॉट ऑब्वियसली द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द कमेटीज़। आगे बात करते हैं। द एरा ऑफ प्लान डेवलपमेंट इज सेट टू हैव बिगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर प्लान प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू 1991 में। तो ये जो था ये एरा ऑफ प्लान डेवलपमेंट था, ठीक है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसे हम कहते हैं, ये CISF 2022 के अंदर पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बोला इन्होंने, ये EPFO के अंदर पूछा गया है, क्या बोला है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से बता दो कौन सी स्टेटमेंट भैया सही है, तो बताओ कौन सी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो है ये सही है, 1, 2 एंड 3, और चौथी और पाँचवीं गलत है। चौथी का कह रहा था यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव्स आर सॉवरन, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर्स क्यों सॉवरन रहेंगे। आगे बोला इसने कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो 3 स्टेटमेंट है ये सही है ऊपर की, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्यों गलत है, ठीक है। देखो सोवरेनिटी जो होती है ये पीपल के ऊपर है, ना कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव पे। आगे बात करते हैं। CSE 1996 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर करेक्ट, बता दो इनमें से कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 ये ही सही है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, ये देखो रिपीट हो गया ना, तो ये याद रखना अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था ये, ठीक है। पहला इलेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का था, उसका चौथा क्या कह रहा है, इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मल्टी पार्टी नहीं थी यहाँ पे, जो प्रोविंसेस थे वो थे बेसिकली। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी वो थी। आगे बात करते हैं। CSE 1996 का ये, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो स्वराज पार्टी 1934 में इन्होंने आइडिया दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टाइप की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो स्वराज पार्टी द फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज क्रेडिटेड विद फर्स्ट प्रपोजिंग द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934। M.N. रॉय अ प्रोमिनेंट फिगर एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी इज ऑफ्टन क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। 28वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, CSE 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं। CSE 2013 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वर व्हाट, तो ऑप्शन नंबर सी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये रिपीट ही कर दिया गया इसने। अच्छा 2002 में भी ये पूछा और 2013 में भी ये पूछ लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। CSE 2009 के अंदर क्या पूछा है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो अम्बेडकर साहब थे। आगे कि B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1996 में हालांकि पूछा गया है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है, तो याद रखना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनको इलेक्ट किया गया था B.R. अम्बेडकर को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। आगे बात करते हैं। CSE 1998 का क्वेश्चन है भैया, क्या कह रहा है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़ व्हाट अ सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू, तो सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू जो है ये भारत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। CSE 1998 का क्वेश्चन अगेन, द इंडियन पार्लियामेंट्री, ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है चेंज कर दिए, अब फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं कि भैया ये सही मतलब बताती है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, लेकिन यूके के पास ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं। 1993 का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे लिस्ट 1 है और यहाँ पे क्या है, लिस्ट 2 है।
तो बेसिकली लिया गया है कि ये बोरोड फ्यूचर कहाँ से लिए गए हैं। तो आप सीधे यहाँ देखो की कंसेप्ट, यूएसए से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट लिए। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, दो तरह के सिस्टम होते हैं ना, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो हमने पार्लियामेंट्री लिया यहाँ पे। प्रेसिडेंशियल कहाँ पे, यूएसए में। तो यूएसए से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स। यूके से क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जर्मनी से क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविंस। और आयरलैंड से क्या लिया, डीपीएसपी। ये डीपीएसपी वाला याद रखना है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, आयरलैंड से लिया था। और आगे बढ़ते हैं अब, CSE 2003 का क्वेश्चन है अगेन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है कि बोरोड फीचर क्या है। तो आप सीधे यहाँ पे देखो की कंसेप्ट में, आयरलैंड से हमने क्या लिया था, जैसे हमने बताया आपको, डीपीएसपी लेते हैं। यूएसए से क्या लिया था, फंडामेंटल राइट्स। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था, कंकरेंट लिस्ट्स, ठीक है, याद रखना। कनाडा से क्या लिया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने कनाडा से लिया था। जैसे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, लेकिन सेंटर जो है एक ही है, दिल्ली में, ठीक है। और सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो स्टेट को कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक। तो ये चीज़ क्या है, कनाडा से ली थी हमने। तो ये लिस्ट जो है आपको याद रखनी है। ये कहाँ से पूछी है इन्होंने, CSE 2003 में पूछी है। अगला CSE 2005 का क्वेश्चन है। ये इसमें क्या कह रहा है ये भैया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, देर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, 9th and 10th and 11th and 12th schedule were added to the Constitution of India by Constitution Amendment Act। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब दोस्तों ये जो बोला है ना इसने 20 पार्ट्स, ये 2005 के हिसाब से बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्चुअली 22 पार्ट्स नॉट 20। स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, देयर आर एक्चुअली 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओरिजिनली, नॉट 390, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, CSE 2005 का क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये याद रखना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और प्रधानमंत्री भी थे उसी टाइम पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं 1995 IAS का क्वेश्चन है कि द इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन CSE 2005 से क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, यहाँ पे CISF 2021 के अंदर पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन CISF 2015 का, क्या अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली, यहाँ पे देख सकते हो राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने ऊपर सॉल्व भी किया इन दोनों को। EPFO 2015 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से बता दो भैया कौन सी सही नहीं है। तो इस देखो डी सही नहीं है, क्यों सही है, बोला इसने कि द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट्स वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ भी नहीं था भैया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज थे वहाँ से सिलेक्ट हुए थे, जो इलेक्ट हुए थे मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। द मैटर of selection for representative of Indian state was not determined by the governor general, it was negotiated directly with the princely state, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट का है 2022 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट्स। तो डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट्स जो है 26 नवंबर 1950 है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये लागू हुआ था इस दिन, इसलिए डेट ऑफ कमेंसमेंट्स इसे कहते हैं, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया था हमने, अडॉप्ट किया था। यहाँ पे देख सकते हो अडॉप्ट जो हमने किया था ये इतने को किया था, लेकिन जो लागू हुआ था, इफेक्टिव जो हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते भी हैं। आगे जियो साइंटिस्ट 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ हेल्ड द फर्स्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए लोगों को कि ऐसा पहला स्टेट बता दो आज़ाद भारत का जहाँ पे इलेक्शन जो हुआ, पहला इलेक्शन वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से हुआ। तो मणिपुर जो था ये पहला राज्य था, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं जियो साइंटिस्ट 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन CAPF 2020 से क्या बोला इसने, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, वेरी सिंपल। आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन CAPF AC 2017 से क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ conceptualize the constitution of India as seamless web।
सीमलेस वेब किसने बोला है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो है, ये स्कॉलर जो थे, इनका कहा गया है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। CAPF 2017 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन CAPF 2016 के अंदर पूछा गया, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर करेक्ट? तो 1 और 4 जो है ये सही है, ये 1 और 4 जो है ये सही है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अटल फ्रेंचाइज, हमें पता ही है, और इट वॉज वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, ठीक है। और तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। CAPF 2012 के अंदर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट स्टेट ऑप्टेड फॉर डायरेक्ट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द ईयर ऑफ 1946 इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू चेंबर ऑफ प्रिंसेस? तो बड़ौदा जो था, बड़ौदा, इन्होंने ये बोला था कि भैया हम डायरेक्ट डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से 1946 में, और चेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रोसेस से हम नहीं गुजरेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बड़ौदा वॉज द ओनली प्रिंसिपल स्टेट टू डील डायरेक्टली विद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये याद रखना आप, 2012 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2006 का है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का, कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखना दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। 51 क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, बस 63 क्वेश्चन है। CAPF 2006 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 सॉरी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 वर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अगला कह रहा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट? तो इसमें दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश के अंदर ही लिखा गया था, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी थी वो भी इंग्लिश में होती थी, आर्टिकल 348 के तहत, ठीक है। CAPF 2021 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज़ नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि द मेजॉरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन AK गोपालनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस केस के अंदर जो है ये पर्सनल लिबर्टी वाली चीज़ सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग बोल रहा है ये, तो यहाँ पे सीधे आप आओ। इसने क्या बोला है यहाँ पे, बेसिकली ये देख लेते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो प्लूरलिस्ट जो कंसेप्ट है ये क्या है? ग्रुप कंपटीशन को देता है। जो पीपल्स है ये सोशलिस्ट इक्वालिटी देता है। डेवलपमेंटल है ये इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करता है, और लिटिस्ट है ये प्रिविलेज माइनॉरिटी की बात करता है। ये दोस्तों थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। PSIR का क्वेश्चन है ये, ना कि पॉलिटी का, बट यहाँ पे पूछ लिया तो यहाँ पे डाल दिया गया है। आगे बात करते हैं। CAPF 2020 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ सोशलिज्म? ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ लो इसको, ये सॉल्यूशन पढ़ लेना। तो इस सोशलिज्म, समाजवाद के संदर्भ में इसमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो इट एम्फसाइजेज द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, ये सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की? ये भी पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉलीआर्की क्या होता है, किस टाइप का गवर्नमेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। राइट टू रन द ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? लिबरल डेमोक्रेसी के डिफाइनिंग फीचर बता दो भैया। तो 1 और 2 है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स और गारंटीज ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड इंडिविजुअल राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्स वेबर्स आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज आर करेक्ट? ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट है केवल यही सही है। तो क्या बोला? ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन कह रहा है CAPF 2019 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्स वेबर्स आइडियल थ्योरी? ये दोस्तों पढ़ लेना ये, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत के अंदर पता नहीं दिया होगा या नहीं दिया होगा, बट आप ये सॉल्यूशन वगैरह से पढ़ के नोट्स बना लेना थोड़े बहुत। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट ही हो गया है, हाँ ये 2 बार रिपीट हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन CDS 2024 का है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड इन द स्टेट्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अंबेडकर ऑन 4 नवंबर 1948। तो यूनियन ऑफ स्टेट जो है ये यूज़ किया था इन्होंने, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन। कई जगह फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑन 26 जनवरी 1950। तो 8 जो हैं शेड्यूल्स थे भारत में,
उस टाइम पे। आगे बात करते हैं 61 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहला कह रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर सम ऑफ इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल। दूसरा कह रहा है इट मेक्स इंडिया अ रिपब्लिक। अगला कह रहा है इट प्रोफेसेस फ्रीडम ऑफ कंसाइज। और अगला कह रहा है इट गिव्स द राइट टू चूज अ प्रोफेशन। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही जवाब है यहाँ का। अगला क्वेश्चन CSE 2024 का है। हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद। इनसे पहले कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा। NDA 2025 के अंदर क्या बोल रहा है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसेंट ऑफ द गवर्नड, पॉलिटिकल इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आउटलाइन द डेमोक्रेटिक रूल। इनमें से बता दो मोस्ट संविधानिक मोस्ट डेमोक्रेटिक चीज़ क्या है। तो कंसेंट ऑफ द गवर्न ये और पॉलिटिकल इक्वालिटी ये जो है ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों संविधानिक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो हैं ये जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ जाते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ठीक है। इसके सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जितने भी अभी तक पूछे हैं यूपीएससी ने, चाहे वो CDS का एग्जामिनेशन हो, NDA हो, CAPF हो, CISF हो, CSE हो। 63 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे पूछे गए हैं और वो सारे हमने कवर किए हैं। दोस्तों आप बस इतना आप सपोर्ट कर सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो वगैरह को लाइक और शेयर कर सकते हो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको, ताकि इस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पर कोई बनाता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली लोगों की हेल्प हो भाई और उनको इस टाइप का कंटेंट मिले, वरना लोग कोर्सेज ले रहे हैं 1000 1200 रुपये का इस टाइप के कंटेंट के लिए। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।